समय वही है जो सबको बराबर मिला है, लेकिन कुछ लोग उसी समय से अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग हमेशा उसकी कमी महसूस करते रहते हैं। फर्क समय में नहीं, बल्कि उसे देखने और जीने के तरीके में होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में, जहां दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान सरल शब्दों में आपके दिल तक पहुंचता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द डिवाइन टाइम सॉल्यूशन किताब की एक ऐसी यात्रा जो आपको समय के पीछे भागना नहीं, बल्कि समय के साथ सामंजस्य बनाना सिखाएगी। यह किताब बताएगी कि कैसे समय को एक उपहार की तरह देखें, कैसे व्यस्तता और तनाव से बाहर निकलें, कैसे अपने दिन को उद्देश्य के साथ जिएं और कैसे जीवन के हर महत्वपूर्ण हिस्से के लिए सही समय निकालें। यहां आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट की गहरी और प्रेरणादायक सीख मिलेगी। तो अपने मन को शांत कीजिए और इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। हिंदी ऑडियो बुक परिवार के सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद, जो देश विदेश, गांव, शहर और दुनिया के अलग अलग कोनों से हमसे जुड़े हैं। हमें जरूर बताइए कि आप ये ऑडियो बुक कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन टाइम। हम में से ज्यादातर लोग समय को एक ऐसी चीज मानते हैं जो हमेशा कम पड़ती है। सुबह उठते ही कामों की एक लंबी लिस्ट सामने दिखाई देती है। दिन भर हम एक काम से दूसरे काम की ओर भागते रहते हैं और रात को सोते समय ये महसूस करते हैं कि आज भी बहुत कुछ अधूरा रह गया। धीरे धीरे ये भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है कि हमारे पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। लेकिन इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि समय की कमी से पहले हमें समय के प्रति अपने नजरिए को समझने की आवश्यकता है। लेखक बताती हैं कि समय केवल घंटों और मिनटों का नाम नहीं है। समय हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। धन खोकर वापस कमाया जा सकता है, अवसर खोकर दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है। यही कारण है कि समय को केवल एक रिसोर्स नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार के रूप में देखना चाहिए। जब हम समय को एक उपहार मानते हैं, तब हमारे सोचने का तरीका बदलने लगता है। हम हर दिन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हर नया दिन हमें कुछ अच्छा करने, कुछ सीखने और कुछ बदलने का मौका देता है। यही सोच जीवन में शांति और संतुलन लेकर आती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई बार लोग अपनी व्यस्तता को अपनी सफलता का प्रमाण मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक बिजी रहेंगे, उतने अधिक सफल कहलाएंगे। लेकिन वास्तव में लगातार व्यस्त रहना और वास्तव में उत्पादक होना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग कम समय में सही कामों पर ध्यान देकर बेहतर परिणाम हासिल कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती समय को भरना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। यदि हमारा पूरा दिन छोटी छोटी और महत्वहीन गतिविधियों में निकल जाए, तो दिन के अंत में थकान तो मिलेगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी केवल हमारा ध्यान भटका रही हैं। लेखक ये भी समझाती हैं कि समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि वो क्या बनना चाहता है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। वो अपने हर निर्णय को अपने लक्ष्य के अनुसार लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका जीवन अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बन जाता है। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि समय हमारा शत्रु नहीं है, समय हमारे खिलाफ नहीं चल रहा है। समस्या समय में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में हो सकती है। जब हम समय के साथ संघर्ष करना छोड़कर उसके साथ सहयोग करना सीखते हैं, तब जीवन में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। हम अधिक शांत महसूस करते हैं और हर दिन का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय को नियंत्रित करने से पहले हमें स्वयं को नियंत्रित करना सीखना होगा। हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी प्राथमिकताएं ही ये तय करती हैं कि हमारा समय किस दिशा में जाएगा। यदि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर लें, तो समय भी हमारे लिए अधिक मूल्यवान और प्रभावी बन सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, द ट्रूथ अबाउट टाइम। समय के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी ये कहता हुआ दिखाई देता है कि उसके पास समय की कमी है।
चाहे वो विद्यार्थी हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, व्यवसायी हो या गृहिणी हो, लगभग हर कोई समय के पीछे भागता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या वास्तव में समय कम है या फिर समस्या कहीं और है? यही प्रश्न इस अध्याय का मुख्य विषय है। लेखक बताती हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति को दिन में समान 24 घंटे मिलते हैं। किसी को इससे अधिक नहीं मिलता और किसी को इससे कम नहीं मिलता। फिर भी कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रह जाते हैं। ये अंतर समय की मात्रा में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास कुछ अतिरिक्त घंटे होते तो हम अपने सभी कार्य पूरे कर लेते। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिक समय मिलने पर भी हमारी आदतें नहीं बदलती तो परिणाम भी नहीं बदलते। इसलिए समाधान अधिक समय खोजने में नहीं, बल्कि वर्तमान समय का बेहतर उपयोग करने में है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि हमारी बहुत सी गतिविधियां हमारी जानकारी के बिना हमारा समय खा जाती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ मिनट बिताने का इरादा कई बार घंटों में बदल जाता है। बिना योजना के शुरू किया गया कार्य अपेक्षा से कहीं अधिक समय ले लेता है। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे हमारे दिन का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेती हैं। लेखक पाठकों को अपने दिन का निरीक्षण करने की सलाह देती हैं। जब हम ईमानदारी से देखते हैं कि हमारा समय वास्तव में कहाँ जा रहा है, तब हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। हमें महसूस होता है कि समय की कमी से अधिक समस्या समय के गलत उपयोग की है। यही जागरूकता परिवर्तन की शुरुआत बनती है। समय के बारे में एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हर चीज को समान महत्व नहीं दिया जा सकता। जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, जबकि कुछ कार्य केवल वर्तमान क्षण की व्यस्तता बढ़ाते हैं। सफल लोग उन कार्यों की पहचान करना सीखते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। वे अपनी ऊर्जा और समय को उन्हीं कार्यों पर केंद्रित करते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि समय प्रबंधन वास्तव में जीवन प्रबंधन है। यदि हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं हैं, तो हमारा समय भी बिखरा हुआ रहेगा। लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। हम हर काम को हां कहने के बजाय उन चीजों को चुनते हैं जो हमारे उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। लेखक ये भी बताती हैं कि समय के प्रति हमारा भावनात्मक संबंध भी महत्वपूर्ण है। यदि हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि समय कम है, तो हमारे भीतर तनाव और दबाव बढ़ता रहेगा। लेकिन यदि हम ये माने कि हमारे पास आज के लिए पर्याप्त समय है और हमें उसे समझदारी से उपयोग करना है, तो हमारी सोच सकारात्मक होने लगेगी। ये छोटा सा परिवर्तन हमारे पूरे दिन के अनुभव को बदल सकता है। इस अध्याय का सार यह है कि समय की सच्चाई केवल घड़ी में नहीं छिपी है। समय की सच्चाई हमारी आदतों, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे निर्णयों में छिपी है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम शिकायत करना छोड़कर बदलाव करना शुरू कर देते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां से एक बेहतर और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। हर दिन के कुछ बेहतर निर्णय समय के साथ मिलकर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे और निरंतर प्रयासों से होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि डिवाइन टाइम केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। जब हम अपने समय को उद्देश्य, प्राथमिकताओं और जागरूकता के साथ उपयोग करना सीखते हैं, तब जीवन में अधिक स्पष्टता, अधिक शांति और अधिक संतोष का अनुभव करने लगते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, डिफ्यूज योर टाइम बॉम्ब्स। जीवन में कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं होती, बल्कि वे छोटी छोटी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे हमारे समय को नष्ट करती रहती हैं। लेखक इन आदतों को टाइम बॉम्ब्स कहती हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो पहली नजर में बहुत छोटी और सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन समय के साथ वे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी ऊर्जा और हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करने लगती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य इन छिपे हुए टाइम बॉम्ब्स को पहचानना और उन्हें निष्क्रिय करना है। लेखक बताती हैं कि बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनका समय वास्तव में कहाँ जा रहा है। वे पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं किया। इसका कारण यह है कि उनका ध्यान बार बार उन गतिविधियों की ओर चला जाता है जो जरूरी नहीं होती।
कुछ मिनटों के लिए फोन देखना कई बार 1 घंटे में बदल जाता है। एक छोटा सा व्यवधान पूरे काम की गति को रोक सकता है। इस अध्याय में टाल मटोल की आदत पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कई लोग महत्वपूर्ण कार्यों को बाद के लिए छोड़ते रहते हैं। वे सोचते हैं कि सही समय आने पर काम शुरू करेंगे, लेकिन वो सही समय कभी नहीं आता। धीरे धीरे अधूरे कामों का बोझ बढ़ता जाता है और तनाव भी बढ़ने लगता है। लेखक समझाती हैं कि छोटे कदमों से शुरुआत करना अक्सर सबसे प्रभावी समाधान होता है। जब हम किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण टाइम बॉम्ब पूर्णता की इच्छा है। बहुत से लोग हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं। वे तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि सब कुछ आदर्श है। परिणाम यह होता है कि उनका समय तैयारी और चिंता में ही निकल जाता है। लेखक बताती हैं कि प्रगति पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार एक अच्छा कार्य पूरा कर लेना उस कार्य से बेहतर होता है जो हमेशा अधूरा रह जाए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि नकारात्मक सोच और लगातार चिंता भी समय को नष्ट करती है। जब हमारा मन बार बार समस्याओं पर ही केंद्रित रहता है, तब हमारी ऊर्जा कम होने लगती है। हम वर्तमान कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते और छोटी चुनौतियां भी बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण समय के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक है। लेखक ये समझाती हैं कि हर व्यक्ति के टाइम बॉम्ब्स अलग हो सकते हैं। किसी के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, तो किसी के लिए अव्यवस्थित दिनचर्या। किसी को लोगों को मना करने में कठिनाई हो सकती है, जबकि कोई व्यक्ति अत्यधिक जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए पहला कदम यह पहचानना है कि हमारी सबसे बड़ी समय बाधाएं कौन सी हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब तक हम अपने टाइम बॉम्ब्स को पहचान नहीं लेते, तब तक समय प्रबंधन की कोई भी तकनीक लंबे समय तक काम नहीं करेगी। वास्तविक परिवर्तन जागरूकता से शुरू होता है। जैसे ही हम उन आदतों को पहचानना शुरू करते हैं जो हमारा समय चुरा रही हैं, वैसे ही हम अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे छोटे बदलाव बड़े परिणाम देने लगते हैं और हमारा समय हमारे सबसे बड़े सहयोगी में बदल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6 द मॉडल टू मैनेज योर टाइम। इस अध्याय में लेखक एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करती हैं जो समय को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करता है। यह अध्याय केवल योजनाएं बनाने की बात नहीं करता, बल्कि यह समझाता है कि समय प्रबंधन की शुरुआत हमारे सोचने के तरीके से होती है। यदि हमारी सोच स्पष्ट नहीं है, तो हमारी योजनाएं भी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। लेखक बताती हैं कि अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत कार्यों की सूची से करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उन कार्यों का उद्देश्य क्या है। जब हम केवल कामों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं, तो हम व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। इसलिए समय प्रबंधन का पहला कदम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि हर दिन हमारे सामने अनेक विकल्प होते हैं। हम अपना समय कहाँ खर्च करेंगे, ये हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। यदि हम हर अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं और हर अवसर के पीछे भागते हैं, तो हमारा समय बिखर जाता है। लेकिन जब हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, तब हमारा समय अधिक प्रभावशाली बन जाता है। लेखक ये भी बताती हैं कि समय को केवल शेड्यूल में भर देना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी योजना वास्तविक और व्यावहारिक हो। बहुत से लोग अपने दिन के लिए इतनी लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि उसे पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है। जब वे सभी कार्य पूरे नहीं कर पाते, तो निराशा महसूस करते हैं। इसलिए संतुलित योजना बनाना आवश्यक है, जो हमारी वास्तविक क्षमता और परिस्थितियों के अनुरूप हो। इस अध्याय में नियमित समीक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। जीवन लगातार बदलता रहता है और हमारी प्राथमिकताएं भी समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए समय समय पर यह देखना आवश्यक है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ये समीक्षा हमें अपनी गलतियों से सीखने और अपनी योजना को बेहतर बनाने का अवसर देती है। लेखक ये समझाती हैं कि समय प्रबंधन केवल कार्यों को व्यवस्थित करने का विषय नहीं है, बल्कि ऊर्जा को सही दिशा देने का भी विषय है। यदि हम थके हुए हैं या मानसिक रूप से विचलित हैं, तो हमारे लिए उत्पादक बने रहना कठिन होगा। इसलिए आराम, आत्म देखभाल और संतुलन भी समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि छोटे और निरंतर कदम बड़े बदलाव पैदा करते हैं। बहुत से लोग एक ही दिन में अपना पूरा जीवन बदलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेखक सलाह देती हैं कि धीरे धीरे नई आदतों को अपनाया जाए ताकि वे लंबे समय तक टिक सकें। यही स्थायी परिवर्तन का मार्ग है। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि समय प्रबंधन किसी कठोर नियम का पालन करने का नाम नहीं है। ये अपने जीवन को जागरूकता, उद्देश्य और संतुलन के साथ जीने की कला है। जब हम अपने समय को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग करना सीखते हैं, तब हम केवल अधिक काम नहीं करते, बल्कि अधिक अर्थपूर्ण जीवन भी जीते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, आइडेंटिफाई एंड ओवरकम योर टाइम बॉम्ब्स। पिछले अध्याय में हमने टाइम बॉम्ब्स के बारे में जाना था। अब इस अध्याय में लेखक और गहराई से समझाती हैं कि इन टाइम बॉम्ब्स को केवल पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें दूर करना भी आवश्यक है। जब तक हम अपनी समय नष्ट करने वाली आदतों पर काम नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। यही कारण है कि यह अध्याय आत्मनिरीक्षण और सुधार की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देता है। लेखक बताती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे उसकी प्रगति को रोकती रहती हैं। समस्या यह है कि हम अक्सर इन आदतों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें उनका प्रभाव दिखाई ही नहीं देता। हम सोचते हैं कि कुछ मिनटों की देरी या थोड़ी सी लापरवाही कोई बड़ा अंतर नहीं पैदा करती, लेकिन जब यही छोटी छोटी बातें हर दिन दोहराई जाती हैं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। इस अध्याय में सबसे पहले जागरूकता की बात की गई है। लेखक कहती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक हम उसे स्पष्ट रूप से पहचान न लें। इसलिए अपने दिन को ध्यान से देखना आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि कौन सी गतिविधियां हमारे लक्ष्यों के करीब ले जा रही हैं और कौन सी हमें उनसे दूर कर रही हैं। कई बार सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होती है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात पर भी जोर देती हैं कि समय की बर्बादी हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कुछ लोग घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार चिंता और ओवरथिंकिंग में अपना समय गंवा देते हैं। कुछ लोग हर काम को कल पर टालते रहते हैं और कुछ लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। बाहरी रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम एक ही होता है, और वो है समय का नुकसान। इस अध्याय में टाल मटोल की आदत पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेखक बताती हैं कि लोग अक्सर किसी कार्य को इसलिए टालते हैं क्योंकि वो कठिन लगता है या उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन जितना अधिक हम किसी काम को टालते हैं, उतना ही वो हमारे मन पर बोझ बनता जाता है। धीरे धीरे वो चिंता और तनाव का कारण बन जाता है। समाधान ये नहीं है कि हम प्रेरणा आने का इंतजार करें, बल्कि समाधान ये है कि हम छोटे कदम के साथ शुरुआत करें। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन हिस्सा होती है। लेखक ये भी समझाती हैं कि कई बार हमारा वातावरण भी टाइम बॉम्ब बन जाता है। यदि हमारा कार्यस्थल अव्यवस्थित है, यदि हमारे आसपास लगातार व्यवधान मौजूद हैं, या यदि हमारा मोबाइल हर कुछ मिनट में हमारा ध्यान भटका देता है, तो उत्पादक बने रहना कठिन हो जाता है। इसलिए केवल आदतों को बदलना ही नहीं, बल्कि अपने वातावरण को भी बेहतर बनाना आवश्यक है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण विषय है सीमाएं तय करना। बहुत से लोग हर किसी की मदद करने की कोशिश में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पीछे छोड़ देते हैं। वे ना कहने से डरते हैं और परिणाम स्वरूप उनका समय दूसरों की प्राथमिकताओं में खर्च हो जाता है। लेखक बताती हैं कि स्वस्थ सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। जब हम अपने समय का सम्मान करते हैं, तभी दूसरे लोग भी उसका सम्मान करना सीखते हैं। लेखक ये भी याद दिलाती हैं कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। कई लोग नई आदत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद निराश होकर छोड़ देते हैं। वास्तविक प्रगति छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से आती है। यदि हम हर दिन थोड़ा सा सुधार करते रहें, तो समय के साथ उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, बल्कि अनेक छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। अध्याय के अंत में लेखक पाठकों को प्रोत्साहित करती हैं कि वे अपने टाइम बॉम्ब्स को दुश्मन की तरह न देखें, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझें। हर कमजोरी हमें यह दिखाती है कि हमें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम ईमानदारी से अपनी आदतों का सामना करते हैं और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तब हमारा समय अधिक मूल्यवान बनने लगता है और हमारा जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, द अल्टीमेट डिजिटल डिटॉक्स प्लान। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है।
कुछ ही सेकंड में हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने अनेक कार्य पूरे कर सकते हैं। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन को सरल बनाना था, वही कई बार हमारे समय और ध्यान की सबसे बड़ी चोर बन जाती है। इस अध्याय में लेखक डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के प्रभाव और उनसे बाहर निकलने के व्यावहारिक तरीकों पर विस्तार से चर्चा करती हैं। लेखक बताती हैं कि अधिकांश लोग दिन की शुरुआत अपने उद्देश्य या प्राथमिकताओं के साथ नहीं, बल्कि अपने मोबाइल फोन के साथ करते हैं। सुबह आंख खुलते ही नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स और सोशल मीडिया अपडेट्स हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने लगते हैं। दिन शुरू होने से पहले ही हमारा मन दूसरों की मांगों और सूचनाओं से भर जाता है। धीरे धीरे ये आदत इतनी सामान्य हो जाती है कि हमें इसका नुकसान दिखाई ही नहीं देता। इस अध्याय का मुख्य विचार ये है कि टेक्नोलॉजी स्वयं समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब टेक्नोलॉजी हमारे समय और ध्यान पर नियंत्रण करने लगती है। जब हम अपने उपकरणों का उपयोग करने के बजाय उनके द्वारा उपयोग किए जाने लगते हैं, तब हमारी स्वतंत्रता कम होने लगती है। हम लगातार व्यस्त महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेखक ये समझाती हैं कि डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी एकाग्रता पर पड़ता है। हर नोटिफिकेशन हमारे ध्यान को तोड़ देती है। जब भी हमारा फोकस भंग होता है, तो दोबारा उसी स्तर की एकाग्रता प्राप्त करने में समय लगता है। दिन भर के छोटे छोटे व्यवधान मिलकर हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद शाम तक कोई बड़ा परिणाम नहीं देख पाते। इस अध्याय में सोशल मीडिया के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। लेखक बताती हैं कि सोशल मीडिया एक उपयोगी साधन हो सकता है, लेकिन उसका अनियंत्रित उपयोग तुलना, चिंता और समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग अक्सर दूसरों के जीवन के चुने हुए और चमकदार हिस्सों को देखकर अपनी वास्तविकता से असंतुष्ट होने लगते हैं। इससे केवल समय ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रभावित होती है। लेखक पाठकों को डिजिटल डिटॉक्स की अवधारणा से परिचित कराती हैं। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है टेक्नोलॉजी के साथ एक स्वस्थ और संतुलित संबंध बनाना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल टूल्स हमारे जीवन की सेवा करें, न कि हमारा जीवन उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। इस अध्याय में कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव यह है कि दिन के कुछ समय को स्क्रीन फ्री बनाया जाए। सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यदि हम इन घंटों को मोबाइल से दूर रहकर बिताएं, तो हमारा मन अधिक शांत और स्पष्ट रह सकता है। लेखक ये भी सलाह देती हैं कि नोटिफिकेशंस को सीमित किया जाए। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती। वास्तव में अधिकांश नोटिफिकेशंस केवल हमारा ध्यान भटकाने का काम करती हैं। जब हम केवल आवश्यक अलर्ट्स को सक्रिय रखते हैं, तो हमारा ध्यान अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रह सकता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए स्पष्ट सीमाएं बनाना आवश्यक है। यदि हम बिना किसी योजना के इंटरनेट का उपयोग करेंगे, तो आसानी से अपना समय खो सकते हैं। लेकिन यदि हम ये तय कर लें कि कब और कितनी देर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना है, तो हम अधिक जागरूक और नियंत्रित रह सकते हैं। लेखक परिवार और रिश्तों के संदर्भ में भी डिजिटल डिटॉक्स के महत्व को समझाती हैं। कई बार लोग एक ही कमरे में बैठकर भी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, क्योंकि उनका ध्यान स्क्रीन पर होता है। वास्तविक बातचीत और मानवीय संबंध धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसलिए ऐसे समय बनाना आवश्यक है जहां परिवार और मित्र बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि खाली समय हमेशा भरने के लिए नहीं होता। आधुनिक दुनिया ने हमें हर शांत क्षण को स्क्रीन से भरने की आदत डाल दी है। लेकिन कई बार रचनात्मक विचार, आत्मचिंतन और आंतरिक शांति उन्हीं क्षणों में जन्म लेते हैं जब हम कुछ समय के लिए बाहरी शोर से दूर होते हैं। इसलिए अकेलेपन और शांति के क्षण भी जीवन के लिए आवश्यक हैं। अंत में लेखक यह याद दिलाती हैं कि डिजिटल डिटॉक्स किसी नियम या सजा का नाम नहीं है। यह स्वतंत्रता वापस पाने की प्रक्रिया है। जब हम अपने समय और ध्यान पर फिर से नियंत्रण स्थापित करते हैं, तब हम अधिक उपस्थित, अधिक उत्पादक और अधिक संतुलित महसूस करते हैं। टेक्नोलॉजी तब एक साधन बन जाती है और जीवन का मालिक नहीं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, आवर रिलेशनशिप विद टाइम। समय के साथ हमारा संबंध वैसा ही होता है जैसा हमारा संबंध जीवन के साथ होता है। यदि हम समय को एक दुश्मन की तरह देखते हैं,
तो हर दिन एक संघर्ष जैसा महसूस होता है। यदि हम समय को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हैं तो वही दिन अवसरों और संभावनाओं से भर जाता है। इस अध्याय में लेखक समय के साथ हमारे भावनात्मक और मानसिक संबंध को गहराई से समझाने का प्रयास करती हैं। वो बताती हैं कि समय की समस्या अक्सर घड़ी में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपी होती है। अधिकांश लोग ये महसूस करते हुए बड़े होते हैं कि समय हमेशा कम है। बचपन में जल्दी करने की आदत सिखाई जाती है, स्कूल में समय पर पहुंचने का दबाव होता है, बड़े होने पर काम की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने आती है। धीरे धीरे हमारे मन में यह विश्वास बनने लगता है कि समय हमेशा हमारे खिलाफ दौड़ रहा है। यही सोच तनाव और बेचैनी का कारण बनती है। लेखक बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो उसका व्यवहार भी उसी सोच के अनुसार बदलने लगता है। वो जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता है, छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, वर्तमान क्षण का आनंद लेने के बजाय हमेशा अगले काम के बारे में सोचता रहता है। परिणाम ये होता है कि जीवन एक लंबी टू डू लिस्ट में बदल जाता है और शांति धीरे धीरे गायब होने लगती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि समय के साथ हमारा संबंध हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जिस चीज के लिए हम समय निकालते हैं वही वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास परिवार के लिए समय नहीं है या अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उनका समय दूसरी चीजों में खर्च हो रहा होता है। लेखक हमें ईमानदारी से ये देखने के लिए प्रेरित करती हैं कि हमारा समय वास्तव में कहाँ जा रहा है। लेखक ये भी समझाती हैं कि समय के प्रति अपराध बोध का भाव बहुत आम है। कई लोग दिन के अंत में ये सोचते हैं कि उन्हें और अधिक करना चाहिए था। चाहे उन्होंने कितना भी काम किया हो, उन्हें हमेशा कुछ अधूरा महसूस होता है। ये मानसिकता व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। वो हमेशा अपने आप को पीछे समझता है। लेखक कहती हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। आराम करना, रिश्तों में समय देना और अपने मन को शांत रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में वर्तमान क्षण की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। अक्सर लोग या तो बीते हुए समय की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। इस कारण वे वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं पाते। लेखक बताती हैं कि हमारे पास वास्तव में केवल वर्तमान क्षण ही है। यही वह स्थान है जहां हम निर्णय ले सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय के साथ स्वस्थ संबंध बनाने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को संतुलन और जागरूकता के साथ निभाना सीखेंगे। जब हम हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, तब हमारे भीतर कृतज्ञता विकसित होने लगती है। हम शिकायत कम और सराहना अधिक करने लगते हैं। लेखक ये भी बताती हैं कि तुलना समय के साथ हमारे संबंध को कमजोर कर सकती है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों और जीवन शैली को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर किसी की परिस्थितियां और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए अपने समय की तुलना किसी और के समय से करना उचित नहीं है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समय का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। जब हम अपने समय को महत्व देते हैं, तब हम अपने जीवन को महत्व देते हैं। हम अपने निर्णय अधिक सोच समझ कर लेते हैं। हम उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। धीरे धीरे हमारा जीवन अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनने लगता है। अंत में लेखक ये याद दिलाती हैं कि समय के साथ हमारा संबंध बदल सकता है। यदि आज हम तनाव और जल्दबाजी में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे जैसे हम अपनी सोच और आदतों को बदलते हैं, वैसे वैसे समय के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है। हम समय को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में देखना सीखते हैं। और जब ये परिवर्तन होता है, तब जीवन केवल अधिक उत्पादक नहीं, बल्कि अधिक शांत और अधिक अर्थपूर्ण भी बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, क्रिएट योर 3 स्टेप डिवाइन टाइम सेवर प्रोसेस। अब तक लेखक ने समय के महत्व, समय को नष्ट करने वाली आदतों और समय के साथ हमारे संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस अध्याय में वो एक व्यावहारिक प्रक्रिया प्रस्तुत करती हैं जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। ये प्रक्रिया जटिल नहीं है, बल्कि सरल और प्रभावी है।
इसका उद्देश्य जीवन को और अधिक व्यस्त बनाना नहीं, बल्कि अधिक स्पष्ट और संतुलित बनाना है। लेखक बताती हैं कि बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए नई नई तकनीकों और सिस्टम्स की खोज करते रहते हैं। वे नए प्लानर्स खरीदते हैं, नई ऐप्स डाउनलोड करते हैं और नई स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर उसी स्थिति में लौट आते हैं। इसका कारण यह है कि समस्या केवल उपकरणों की नहीं होती, बल्कि सोच और आदतों की होती है। इसलिए यह अध्याय एक ऐसे प्रोसेस पर आधारित है जो भीतर से परिवर्तन लाने पर ध्यान देता है। इस प्रक्रिया का पहला चरण है पहचान करना। लेखक कहती हैं कि जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, तब तक हम उसे बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले अपने दिन का ईमानदारी से निरीक्षण करना आवश्यक है। हमें यह देखना होगा कि हम किन गतिविधियों पर सबसे अधिक समय खर्च कर रहे हैं, कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी हमें पीछे रोक रही हैं। यह चरण आत्म जागरूकता का चरण है और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। बहुत से लोगों को इस चरण में आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनका काफी समय उन चीजों में खर्च हो रहा है जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस, बार बार आने वाले व्यवधान और बिना उद्देश्य की गतिविधियां उनके दिन का बड़ा हिस्सा ले रही होती हैं। जब यह सच्चाई सामने आती है, तब व्यक्ति अपने समय के प्रति अधिक जागरूक बनने लगता है। दूसरा चरण है प्राथमिकता तय करना। लेखक बताती हैं कि हर कार्य समान महत्व नहीं रखता। कुछ कार्य हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जबकि कुछ केवल अस्थायी व्यस्तता पैदा करते हैं। समस्या तब होती है जब हम दोनों को एक जैसा महत्व देने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि हम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेखक सुझाव देती हैं कि हर दिन स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। यदि दिन समाप्त होने से पहले केवल एक ही कार्य पूरा हो सके, तो वो कौन सा होना चाहिए? यह प्रश्न हमारी सोच को स्पष्ट करता है और हमें महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, तब निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। इस चरण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ना कहना सीखना। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा और समय उन कार्यों में खर्च कर देते हैं जो उनके उद्देश्यों से जुड़े ही नहीं होते। वे दूसरों को निराश करने से बचना चाहते हैं और परिणाम स्वरूप स्वयं थक जाते हैं। लेखक समझाती हैं कि हर अवसर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सही चीजों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी जरूरी होता है। तीसरा चरण है कार्यान्वयन और निरंतरता। लेखक बताती हैं कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। बहुत से लोग प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसलिए छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। लेखक कहती हैं कि सफलता बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटी दैनिक आदतों से बनती है। यदि हम हर दिन थोड़ा सा सुधार करें, तो कुछ महीनों बाद उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि निरंतरता प्रेरणा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेरणा कभी भी आ सकती है और जा सकती है, लेकिन अनुशासन हमें आगे बढ़ाता रहता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करना आवश्यक है। समय समय पर रुककर यह देखना चाहिए कि क्या हमारी वर्तमान गतिविधियां हमारे लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यदि नहीं, तो आवश्यक बदलाव करने चाहिए। यह समीक्षा हमें सही दिशा में बनाए रखती है और हमें भटकने से बचाती है। लेखक ये भी याद दिलाती हैं कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिक काम करना नहीं है। इसका उद्देश्य अधिक अर्थपूर्ण जीवन जीना है। यदि हम केवल कार्यों को पूरा करने की मशीन बन जाएं, तो जीवन का वास्तविक आनंद खो सकते हैं। इसलिए समय बचाने का अर्थ केवल समय खाली करना नहीं, बल्कि उस समय का उपयोग उन चीजों के लिए करना है जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय के अंत में लेखक पाठकों को प्रोत्साहित करती हैं कि वे पूर्णता की तलाश छोड़कर प्रगति पर ध्यान दें। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन हमें अपने समय का बेहतर उपयोग करने का मौका देता है। जब हम पहचान, प्राथमिकता और निरंतरता के इन 3 चरणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब समय धीरे धीरे हमारे नियंत्रण से बाहर जाने वाली चीज नहीं रहता, बल्कि हमारे उद्देश्य और विकास का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, द 5 पिलर्स। यू वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम ऑन। इस अध्याय में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने रखती हैं। यदि समय वास्तव में जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है,
तो हमें इसे किन चीजों पर खर्च करना चाहिए। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन व्यस्त रहने में बिता देते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि उनकी व्यस्तता उन्हें किस दिशा में ले जा रही है। यही कारण है कि लेखक 5 ऐसे पिलर्स के बारे में बात करती हैं जो एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की नींव बनते हैं। लेखक बताती हैं कि जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। यदि हम अपने समय को केवल एक ही क्षेत्र में लगाते रहेंगे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच्ची सफलता तब मिलती है जब जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उचित समय और ध्यान दिया जाए। यही 5 पिलर्स हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। पहला पिलर है फेथ। लेखक के अनुसार जीवन में आध्यात्मिक जुड़ाव केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यह उस गहरे संबंध के बारे में है जो हमें उद्देश्य, आशा और दिशा देता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तब यही विश्वास हमें मजबूत बनाए रखता है। बहुत से लोग अपने दिन का हर मिनट दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने भीतर की शांति के लिए समय नहीं निकालते। लेखक कहती हैं कि यदि हम अपने फेथ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से उसके लिए समय निकालना होगा। यही समय हमें मानसिक स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा पिलर है सेल्फ। लेखक समझाती हैं कि स्वयं की देखभाल कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनात्मक जरूरतों को सबसे आखिर में रखते हैं। वे दूसरों की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं थका हुआ और कमजोर होता है तो वो लंबे समय तक दूसरों की भी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए अपने शरीर, अपने मन और अपनी भावनात्मक स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। पर्याप्त आराम, स्वस्थ आदतें और आत्मविकास के लिए समय निकालना इस पिलर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा पिलर है फैमिली। लेखक बताती हैं कि जीवन के अंत में लोग अपनी उपलब्धियों से अधिक अपने रिश्तों को याद रखते हैं। परिवार केवल वे लोग नहीं हैं जिनके साथ हम रहते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। आज की व्यस्त दुनिया में कई बार लोग अपने सबसे प्रिय संबंधों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। वे भविष्य के लिए इतना काम करते हैं कि वर्तमान के अनमोल क्षण खो देते हैं। लेखक हमें याद दिलाती हैं कि परिवार के साथ बिताया गया समय एक निवेश है जिसका मूल्य समय के साथ और बढ़ता जाता है। चौथा पिलर है होम। पहली नजर में यह साधारण लग सकता है, लेकिन लेखक बताती हैं कि हमारा वातावरण हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हमारा घर अव्यवस्थित है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। घर केवल एक जगह नहीं है जहां हम रहते हैं, यह वह स्थान है जहां हम आराम करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। इसलिए अपने घर को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए समय देना भी महत्वपूर्ण है। पांचवा पिलर है वर्क। लेखक यह स्पष्ट करती हैं कि काम जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। काम हमें उद्देश्य, उपलब्धि और योगदान का अवसर देता है। लेकिन समस्या तब होती है जब काम जीवन का पूरा केंद्र बन जाता है। बहुत से लोग अपने करियर की सफलता के लिए बाकी सभी क्षेत्रों की उपेक्षा करने लगते हैं। लेखक समझाती हैं कि काम महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जीवन का केवल एक हिस्सा है। जब काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों के बीच संतुलन बना रहता है, तब व्यक्ति अधिक संतुष्ट और सफल महसूस करता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इन 5 पिलर्स में से किसी एक की उपेक्षा लंबे समय में असंतुलन पैदा कर सकती है। यदि हम केवल काम पर ध्यान देंगे तो रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। यदि हम केवल दूसरों की देखभाल करेंगे तो स्वयं थक जाएंगे। यदि हम केवल वर्तमान जिम्मेदारियों में उलझे रहेंगे तो अपने उद्देश्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए संतुलन ही कुंजी है। लेखक पाठकों को प्रोत्साहित करती हैं कि वे अपने समय का मूल्यांकन करें और देखें कि वर्तमान में उनका समय किन क्षेत्रों में जा रहा है। क्या उनके 5 पिलर्स को पर्याप्त ध्यान मिल रहा है? क्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है? यह आत्म मूल्यांकन व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। अध्याय के अंत में लेखक यह याद दिलाती हैं कि समय का सर्वोत्तम उपयोग वही है जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को मजबूत करे। जब हम अपने फेथ, सेल्फ, फैमिली, होम और वर्क के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हैं, तब जीवन केवल व्यस्त नहीं बल्कि अर्थपूर्ण भी बन जाता है। यही संतुलन हमें अधिक शांति, अधिक संतुष्टि और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, डिवाइन टाइम एंड सेल्फ केयर। आज की दुनिया में सेल्फ केयर शब्द बहुत सुनने को मिलता है,
लेकिन बहुत से लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते। कुछ लोग इसे केवल आराम करने या छुट्टियां मनाने से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक ऐसी चीज मानते हैं जिसके लिए उनके पास समय ही नहीं है। इस अध्याय में लेखक बताती हैं कि सेल्फ केयर कोई अतिरिक्त काम नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवश्यकता है जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। यदि हम स्वयं का ध्यान नहीं रखेंगे तो अंततः हमारे पास दूसरों को देने के लिए भी बहुत कम बच जाएगा। लेखक समझाती हैं कि अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत दूसरों की जरूरतों से करते हैं और अंत भी उन्हीं की जरूरतों को पूरा करते हुए करते हैं। वे परिवार, काम, जिम्मेदारियों और अनगिनत अपेक्षाओं के बीच इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत सामान्य लगने लगती है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव थकान, तनाव और भावनात्मक कमजोरी के रूप में सामने आने लगता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है। वास्तव में यह जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपनी ऊर्जा का ध्यान रखते हैं, तब हम अपने परिवार, अपने काम और अपने जीवन की अन्य जिम्मेदारियों को भी बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। एक खाली बर्तन किसी और को पानी नहीं दे सकता। उसी प्रकार एक थका हुआ और टूट चुका व्यक्ति लंबे समय तक दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। लेखक बताती हैं कि सेल्फ केयर केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग शारीरिक रूप से तो काम कर लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके होते हैं। वे लगातार चिंता, तनाव और दबाव में जीते हैं। इसलिए केवल शरीर को आराम देना पर्याप्त नहीं है, मन को भी विश्राम और शांति की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक आराम के महत्व पर विशेष जोर देती हैं। आधुनिक समाज में अक्सर व्यस्तता को सम्मान दिया जाता है। जो व्यक्ति लगातार काम करता हुआ दिखाई देता है, उसे मेहनती माना जाता है। लेकिन लेखक याद दिलाती हैं कि आराम कमजोरी का संकेत नहीं है। आराम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर और मन दोबारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि हम लगातार काम करते रहेंगे और कभी विश्राम नहीं करेंगे, तो हमारी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेखक ये भी समझाती हैं कि सेल्फ केयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी भावनाओं को समझना है। कई लोग अपने भीतर के दर्द, तनाव और निराशा को नजरअंदाज करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अनदेखी की गई भावनाएं अक्सर और अधिक गहरी हो जाती हैं। इसलिए अपने मन की स्थिति को समझना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेना भी आत्म देखभाल का हिस्सा है। इस अध्याय में सीमाएं बनाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई है। बहुत से लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे हर अनुरोध को स्वीकार करते हैं और हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। धीरे धीरे उनका समय और ऊर्जा समाप्त होने लगती है। लेखक बताती हैं कि स्वस्थ सीमाएं बनाना आवश्यक है। हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने लिए समय सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेखक ये भी कहती हैं कि सेल्फ केयर का अर्थ हमेशा बड़े बदलाव नहीं होता। कई बार छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। कुछ मिनटों की शांति, एक छोटी सैर, एक अच्छी किताब पढ़ना, पर्याप्त नींद लेना या कुछ समय प्रार्थना और चिंतन में बिताना जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना करते हैं, बल्कि ये कि हम नियमित रूप से करते हैं या नहीं। इस अध्याय में आध्यात्मिक देखभाल की भी चर्चा की गई है। लेखक मानती हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है, तब वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है। फेथ और सेल्फ केयर एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों साथ चलते हैं, तब व्यक्ति अधिक संतुलित और स्थिर महसूस करता है। लेखक ये भी याद दिलाती हैं कि स्वयं की देखभाल के लिए समय निकालना कभी समय की बर्बादी नहीं है। वास्तव में यह समय का एक बुद्धिमान निवेश है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं, तब हमारे जीवन के सभी क्षेत्र बेहतर होने लगते हैं। हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा ध्यान बेहतर होता है और हमारे रिश्तों की गुणवत्ता भी मजबूत होती है। अध्याय के अंत में लेखक पाठकों को यह समझाने का प्रयास करती हैं कि सेल्फ केयर कोई एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है। ये एक ऐसा निर्णय है जिसे हमें बार बार चुनना पड़ता है। जब हम स्वयं को महत्व देना सीखते हैं, तब हम अपने समय को भी महत्व देना सीखते हैं। और जब समय तथा स्वयं दोनों का सम्मान किया जाता है, तब जीवन अधिक स्वस्थ, अधिक शांत और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर। चैप्टर 13,
फाइंडिंग द बैलेंस इन योर लाइफ। जीवन में संतुलन एक ऐसा शब्द है जिसे लगभग हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उसे समझ पाते हैं। कई लोगों को लगता है कि संतुलन का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र को बराबर समय देना, लेकिन लेखक इस अध्याय में समझाती हैं कि संतुलन का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। संतुलन का मतलब ये नहीं है कि हर दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में समान समय दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि सही समय पर सही चीज को उचित महत्व दिया जाए। लेखक बताती हैं कि आधुनिक जीवन में लोग लगातार अनेक भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई एक साथ माता पिता है, कर्मचारी है, मित्र है, जीवन साथी है और अपने व्यक्तिगत सपनों का पीछा करने वाला व्यक्ति भी है। इन सभी भूमिकाओं की अपनी अपनी मांगें होती हैं। जब हम हर दिशा में पूरी तरह सफल होने की कोशिश करते हैं तो अक्सर खुद को थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। इसका कारण ये नहीं कि हम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि ये है कि हम संतुलन को गलत तरीके से समझ रहे हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार ये है कि जीवन मौसमों की तरह बदलता रहता है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब काम को अधिक ध्यान देना पड़ता है, कुछ समय परिवार को प्राथमिकता देनी होती है, कुछ समय स्वास्थ्य और आत्मविकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि हर दिन सब कुछ बराबर हो, बल्कि ये है कि लंबे समय में जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र लगातार उपेक्षित न रहे। लेखक समझाती हैं कि असंतुलन अक्सर तब शुरू होता है जब हम एक क्षेत्र को इतना महत्व देने लगते हैं कि बाकी क्षेत्रों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने करियर में सफलता पाने के लिए लगातार काम करता रहता है। शुरुआत में उसे उपलब्धियां मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। परिवार के साथ उसका समय कम हो जाता है और मानसिक थकान बढ़ने लगती है। बाहर से सब कुछ सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक खालीपन पैदा होने लगता है। यही असंतुलन का परिणाम है। इस अध्याय में प्राथमिकताओं की शक्ति पर भी विशेष जोर दिया गया है। लेखक बताती हैं कि हर दिन हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट नहीं करेंगे तो परिस्थितियां और दूसरे लोग हमारे समय का निर्णय करने लगेंगे। संतुलित जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि वास्तव में हमारे लिए क्या सबसे अधिक मूल्यवान है। लेखक ये भी बताती हैं कि संतुलन पाने की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक तुलना है। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि वे सब कुछ संभाल रहे हैं और केवल हम ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर किसी की चुनौतियां अलग होती हैं। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और की यात्रा से करना केवल निराशा को जन्म देता है। सच्चा संतुलन तब आता है जब हम अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि संतुलन एक स्थायी स्थिति नहीं है। यह कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम हमेशा के लिए रुक जाएं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए समय समय पर अपने जीवन का मूल्यांकन करना आवश्यक है। हमें यह देखना चाहिए कि कहीं कोई क्षेत्र हमारी अनदेखी का शिकार तो नहीं हो रहा। लेखक परिवार और रिश्तों के महत्व की भी चर्चा करती हैं। वो बताती हैं कि उपलब्धियां खुशी दे सकती हैं, लेकिन रिश्ते जीवन को अर्थ देते हैं। यदि हम केवल सफलता के पीछे भागते रहेंगे और अपने प्रिय लोगों के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो एक दिन हमें महसूस होगा कि हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। इसलिए संतुलन का अर्थ केवल कार्यों का प्रबंधन नहीं, बल्कि रिश्तों की देखभाल भी है। स्वास्थ्य के विषय में लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं। बहुत से लोग अपने शरीर को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कोई समस्या सामने ना आ जाए। लेकिन संतुलित जीवन का अर्थ है अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझना और उनका सम्मान करना। पर्याप्त नींद, स्वस्थ भोजन और नियमित विश्राम केवल अच्छी आदतें नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक प्रभावी जीवन जीने की आवश्यक शर्तें हैं। अध्याय के अंत में लेखक पाठकों को याद दिलाती हैं कि संतुलन पूर्णता नहीं है। कुछ दिन कठिन होंगे, कुछ योजनाएं सफल नहीं होंगी, कुछ समय ऐसा भी आएगा जब जीवन पूरी तरह व्यवस्थित नहीं लगेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम बार बार सही दिशा में लौटते रहें। जब हम अपने फेथ, अपने सेल्फ, अपने फैमिली, अपने होम और अपने वर्क के बीच जागरूकता के साथ संतुलन बनाना सीख लेते हैं, तब जीवन केवल सफल नहीं बल्कि वास्तव में संतोषपूर्ण बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 14,
हाउ टू मेंटेन योर डिवाइन टाइम सिस्टम प्लस हेल्प। किसी भी नई आदत को शुरू करना कठिन होता है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन होता है उसे लंबे समय तक बनाए रखना। बहुत से लोग प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लेते हैं। वे नई योजनाएं बनाते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं और कुछ समय तक पूरी लगन के साथ उन पर काम भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जीवन की व्यस्तताएं वापस आने लगती हैं और पुरानी आदतें फिर से अपना स्थान बना लेती हैं। इस अध्याय में लेखक इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करती हैं और बताती हैं कि डिवाइन टाइम सिस्टम को केवल शुरू करना ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेखक समझाती हैं कि समय प्रबंधन कोई एक बार किया जाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे एक बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही समय के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए भी लगातार जागरूकता की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी आदतों पर ध्यान देना बंद कर दें, तो धीरे धीरे पुरानी समस्याएं फिर से लौट सकती हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि स्थायी परिवर्तन छोटे और निरंतर कदमों से आता है। बहुत से लोग अपने जीवन को एक ही दिन में पूरी तरह बदलने की कोशिश करते हैं। वे बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और अपने ऊपर अत्यधिक दबाव डालते हैं। कुछ समय बाद जब वे उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते तो निराश हो जाते हैं। लेखक बताती हैं कि वास्तविक सफलता उन लोगों को मिलती है जो छोटे सुधारों को लगातार दोहराते रहते हैं। लेखक ये भी कहती हैं कि किसी भी सिस्टम को बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा आवश्यक है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमारी जिम्मेदारियां बदलती हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं और हमारी प्राथमिकताएं भी समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए समय समय पर रुककर यह देखना आवश्यक है कि क्या हमारा वर्तमान स्केड्यूल अभी भी हमारे जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप है। यदि नहीं, तो आवश्यक बदलाव करने चाहिए। इस अध्याय में आत्मदया और धैर्य के महत्व पर भी चर्चा की गई है। कई लोग एक छोटी सी गलती के बाद स्वयं की बहुत कठोर आलोचना करने लगते हैं। यदि वे कुछ दिनों तक अपनी योजना का पालन नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरी तरह असफलता प्राप्त कर ली है। लेखक याद दिलाती हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कभी गलती न करें, बल्कि ये है कि गलती के बाद फिर से सही दिशा में लौट आएं। लेखक बताती हैं कि सहायता मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है। कई बार लोग सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करते हैं। वे अपनी समस्याओं और संघर्षों को किसी के साथ साझा नहीं करते। लेकिन जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें मार्गदर्शन, प्रोत्साहन या सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार, मित्र, मेंटर या समान सोच रखने वाले लोगों का सहयोग हमारी यात्रा को आसान बना सकता है। इस अध्याय में अकाउंटेबिलिटी की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। जब हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की याद दिलाते हैं, तो हमारे लिए निरंतर बने रहना आसान हो जाता है। कभी कभी केवल किसी के साथ अपनी प्रगति साझा करना भी हमें प्रेरित बनाए रखने में मदद करता है। लेखक समझाती हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि सही समर्थन प्रणाली भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक ये भी बताती हैं कि समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और ये पूरी तरह सामान्य है। जीवन के अलग अलग चरणों में हमारी जरूरतें भी अलग होती हैं। इसलिए अपने सिस्टम को कठोर नियमों का संग्रह बनाने के बोगी होता है। जब हम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखते हैं, तब हम अधिक संतुलित और प्रभावी बने रहते हैं। लेखक पाठकों को यह भी याद दिलाती हैं कि डिवाइन टाइम सिस्टम का उद्देश्य केवल अधिक उत्पादक बनना नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसा जीवन बनाना है जिसमें उद्देश्य, शांति, संतुलन और संतुष्टि हो। यदि हम केवल कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे और जीवन का आनंद लेना भूल जाएंगे, तो हम इस सिस्टम के वास्तविक उद्देश्य को खो देंगे। इसलिए सफलता को केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से भी मापना चाहिए। अध्याय के अंत में लेखक ये संदेश देती हैं कि समय के साथ एक स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण संबंध बनाना एक आजीवन यात्रा है। इसमें निरंतर सीखना, सुधार करना और आगे बढ़ना शामिल है। कुछ दिन आसान होंगे और कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन यदि हम धैर्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखें, तो समय धीरे धीरे हमारे लिए तनाव का कारण नहीं, बल्कि विकास और संतोष का साधन बन जाएगा। यही डिवाइन टाइम सिस्टम को बनाए रखने का वास्तविक रहस्य है। चलिए
अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो दोस्तों, इसी के साथ द डिवाइन टाइम सॉल्यूशन की हमारी ये प्रेरणादायक यात्रा यही पूरी होती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि समय की कमी हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि समय को देखने का हमारा नजरिया सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब हम अपने समय को उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तब जीवन में अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और अधिक संतुष्टि आने लगती है। याद रखिए, सफलता केवल ज्यादा काम करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों पर सही समय देने में है, क्योंकि अंत में जीवन उन पलों से बनता है जिन्हें हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। अगर इस ऑडियो बुक से आपको कोई नई सीख मिली हो, कोई विचार आपके दिल को छू गया हो, या आपने अपने जीवन में कोई बदलाव लाने का निर्णय लिया हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हिंदी ऑडियो बुक परिवार के सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद, जो देश विदेश, गांव, शहर और दुनिया के अलग अलग कोनों से हमसे जुड़े हैं। हमें हमेशा खुशी होती है ये जानकर कि हमारी ये ज्ञान यात्रा कितनी दूर तक पहुंच रही है। हमें जरूर बताइए कि आप ये ऑडियो बुक कहां से सुन रहे हैं और इस किताब की सबसे पसंदीदा सीख आपके लिए कौन सी रही। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली बेहतरीन बुक समरीज और ऑडियो बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका समय अनमोल है और हमें खुशी है कि आपने उसका एक हिस्सा हमारे साथ बिताया। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए सफर के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने समय को अपने सबसे बड़े साथी में बदलते रहिए। धन्यवाद।